Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Haroon. My roll number is 862986. Today, the topic of my presentation is modes of capillary electrophoresis. इसको स्टडी करने से पहले हम जानते हैं कि कैपिलरी इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस और इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस क्या होता है। बेसिकली कैपिलरी इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस की एक टाइप है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस क्या होता है। लिटरली इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस दो वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है, इलेक्ट्रो और फ्लोरेसिस। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज यानी कि चार्ज कैरी करने वाला, फ्लोरेसिस का मतलब माइग्रेशन, यानी कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें माइग्रेशन और सेपरेशन होती है चार्ज पार्टिकल की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं कैपिलरी इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस क्या होता है। कैपिलरी इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस बेसिकली एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम सेपरेशन करते हैं डिफरेंट चार्ज पार्टिकल की, जो कि डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रोफ्लोरेटिक मोबिलिटी के ऊपर। अब इलेक्ट्रोफ्लोरेटिक मोबिलिटी क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोफ्लोरेटिक मोबिलिटी ये माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है इन सम टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैपिलरी इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तब माइग्रेशन या सेपरेशन करता है डिफरेंट चार्ज पार्टिकल की। कैपिलरी इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस हम जिस चीज़ में परफॉर्म करते हैं बेसिकली वो कैपिलरी इलेक्ट्रो ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब होती है जिसका डायामीटर बहुत ही स्मॉल होता है। डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि कैपिलरी इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस में जो माइग्रेशंस होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोफ्लोरेटिक मोबिलिटी पे। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफ्लोरेटिक मोबिलिटी पे जो मॉलिक्यूल्स कैसे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले जिस चीज़ पे डिपेंडेंट है वो है चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल। तो जिस मॉलिक्यूल का चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी मूवमेंट उतनी ही ज़्यादा होगी। सेकंड है विस्कोसिटी। अगर मीडियम की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो मूवमेंट की स्पीड कम हो जाएगी, और अगर मीडियम की विस्कोसिटी कम है तो मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड वन है एटॉमिक रेडियस। एटम्स के रेडियस पे भी डिपेंडेंट है इलेक्ट्रोफ्लोरेटिक मोबिलिटी, यानी कि जिस एटम का रेडियस जितना ज़्यादा होगा उसकी माइग्रेशन स्पीड उतनी ही कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतनी ही उन पार्टिकल की मूवमेंट की स्पीड ज़्यादा होगी, यानी कि जो पार्टिकल की मूवमेंट की स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। न्यूट्रल स्पीशीज़ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होता। अगर टू आयंस हैं उनका साइज सेम है तो जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा वो फास्टेस्ट मूव करेगा और जिसके ऊपर चार्ज कम होगा वो स्लो मूव करेगा। अब हम इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस देखते हैं। बेसिकली कैपिलरी इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस एक सैंपल वूल पर मुश्तमिल होती है जिसमें हम अपना सैंपल रखते हैं। इसमें दो बफर रेजरवायर होते हैं जिनमें एक्वस बफर सॉल्यूशन होता है, जिसमें से जो एनोड वाला है इसको हम सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं और जो कैथोड वाला है उसको हम डेस्टिनेशन वूल कहते हैं। एक कैपिलरी ट्यूब होती है। जब हम हाई वोल्टेज पावर सप्लाई देते हैं तो जो कैपिलरी ट्यूब होती है वो सेपरेशन के लिए काम आती है। इसमें एक डिटेक्टर लगा हुआ है। डिटेक्टर उन पार्टिकल्स की मूवमेंट को डिटेक्ट करता है और फिर कंप्यूटर के पास भेज देता है, और कंप्यूटर उसका ग्राफ हमें देता है और उस ग्राफ को हम इलेक्ट्रोफ्लोरोग्राम कहते हैं। और जो हमारे पास ग्राफ आता है, जो पीक्स आती हैं उसमें जो एरिया ऑफ पीक्स होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, आयन या चार्ज पार्टिकल्स जिनकी हमने सेपरेशन करनी होती हैं वो हमें बताती हैं। अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस। चार तरह के मोड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस, सेकेंड वन इज़ कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस, एंड थर्ड वन capillary isoelectric focusing, and the last one is capillary isotachofluoresis। अब हम एक एक करके सबको स्टडी करते हैं। फर्स्ट कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस।
इसको हम फ्री सॉल्यूशन इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस भी कह लेते हैं और ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस है। इसमें जो एनालेट होता है वो मूव करता है इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ़्लो से। इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ़्लो बेसिकली माइग्रेशन ऑफ द बल्क मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इसमें जो सेपरेशन होती है वो चार्ज एंड आयनिक रेडियस ऑफ एनालेट पे डिपेंडेंट है। मतलब जिसका चार्ज जितना छोटा होगा वो फर्स्ट सेपरेट हो जाता है, देन सो ऑन। इसमें जो चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो सेपरेट करते हैं अल्कलाइन बफर सॉल्यूशन में और उसकी पीएच 9.4 होती है। ये डायग्राम में आपको 3 तरह के बैंड नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं जिनकी सेपरेशन हुई है। एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस, ये एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम प्रोटीन की और पेप्टाइड्स की सेपरेशन इजीली कर सकते हैं। अब प्रोटीन या पेप्टाइड्स में अगर एक अमाइनो एसिड चेंज हो जाए तो उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, लेकिन कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस में हम सबको डिस्टिंक्टली सेपरेट कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक एनाइंस और कैटाइंस जो आयन क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट होते हैं वो भी हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। इवन के स्मॉल मॉलिक्यूल जिसमें चार्ज टू मास रेशो में डिफरेंस करना मुश्किल होता है, मतलब बहुत स्मॉल होता है, उसको भी हम कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस से सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस। अब हम कैथोड में जेल को यूज़ करते हैं कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस टेक्निक में। जेल का एक फ़ायदा ये होता है कि जो सल्यूट उसमें से गुज़रते हैं उनको कैपिलरी वॉल के साथ एब्जॉर्ब होने से बचाती है। इस टेक्निक में जो सेपरेशन होती है वो डिपेंड करती है साइज़ ऑफ दी सल्यूट, यानी सल्यूट का साइज़ कितना है उस पर डिपेंडेंट है। जेल इलेक्ट्रोफ्लोरेसिस में जो सिमिलर चार्ज जिनका चार्ज टू मास रेशो सेम होता है उनको भी साइज़ के हिसाब से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। इस टेक्निक को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हम जेल मॉलिक्यूलर वेट एनालिसिस करते हैं प्रोटीन की और डीएनए सीक्वेंसिंग में। यहाँ पे हम इसकी एक फ़िगर देख रहे हैं। फिगर में आपको ये ग्राफ भी नज़र आ रहा होगा। जब इसमें से गुज़रते हैं तो ये डिटेक्टर ने डिटेक्ट करके आगे भेज देता है कंप्यूटर के पास, जहाँ पे हमें डिफरेंट ग्राफ नज़र आ रहा होता है। तो जिसका साइज़ जितना बड़ा होगा उसका ग्राफ की जो पीक होगी वो उतनी ही ज़्यादा आएगी। थर्ड वन इज़ कैपिलरी आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। ये एक हाई रेजोल्यूशन एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम प्रोटीन पेप्टाइड मिक्सचर और इस मिक्सचर में अदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनकी सेपरेशन करते हैं और इसमें सेपरेशन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स वो पॉइंट होता है जब किसी भी मॉलिक्यूल आयन के ऊपर चार्ज ज़ीरो होता है। कैपिलरी आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग में मॉलिक्यूल तब तक माइग्रेट करता रहता है जब तक उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, और जब वो चार्ज ख़त्म हो जाता है तो वो माइग्रेशन स्टॉप हो जाती है। जो सॉल्यूशन हम कैपिलरी में यूज़ करते हैं कैपिलरी आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग में वो एम्फोलाइट होती है। एम्फोलाइट बेसिकली एक ऐसी स्पीशी है जिसके पास एसिडिक और एनायनिक दोनों ग्रुप मौजूद होते हैं, जिसको हम ज़्विटर एनायनिक केमिकल भी कह लेते हैं। तो एनोड वाली साइड पे पीएच उसकी लो होती है, यानी वो एसिडिक ग्रुप उधर होते हैं, जबकि कैथोड वाली साइड पे एनायनिक ग्रुप होते हैं और उनकी पीएच हाई होती है। जब हम वोल्टेज अप्लाइड करते हैं एम्फोलाइट सॉल्यूशन जो कैपिलरी के अंदर होता है वो सेपरेट होता है। एम्फोटेरिक के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैथोड की तरफ मूव करते हैं जबकि नेगेटिव पार्टिकल एनोड की तरफ मूव करते हैं। इनकी मूवमेंट की वजह से एनोडिक सेक्शन में
पीएच की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, जबकि कैथोडिक सेक्शन में इंक्रीज़ हो जाती है। एम्फोटेरिक की माइग्रेशन तब ख़त्म हो जाती है जब वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तक पहुंच जाती है, यानी अब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। शुरू में जो सल्यूट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो मूव करती है एनोड के ऊपर और वहाँ की पीएच को जाके डिक्रीज़ कर देती है। फिर वो सॉल्यूशन जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर पहुँचती है तो उनकी माइग्रेशंस ख़त्म हो जाती है। जितने ज़्यादा एम्फोटेरिक सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे, पीएच ग्रेडियंट उतना ही स्मूथ होगा। एनायनिक बफर की जो पीएच होती है वो हम आइसोटेरिक पॉइंट जो एसिडिक एम्फोटेरिक की होती है उससे कम रखते हैं, ताकि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो एनालेट की तरफ माइग्रेट ना करे। इस तरह से हम फिर पीक हासिल करते हैं और उनसे हम लोग उनकी कंसंट्रेशन की मिकदार का पता लगाते हैं। ये एक फिगर है जिसमें शो किया गया है कि पार्टिकल कैसे मूव करते हैं कैथोडिक और एनालॉइड साइड की तरफ। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। क्योंकि ये एक हाई रेजोल्यूशन सेपरेटिंग टेक्निक है, तो इसको हम आइसोटेरिक पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं और ज़्यादातर हम प्रोटीन का आइसोटेरिक पॉइंट इस मेथड से डिटरमाइन करते हैं। दूसरा, इम्यूनोग्लोबन और होमोग्लोबन के जितने भी वेरिएंट या उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं इस मेथड से। फोर्थ वन है कैपिलरी आइसोटिक्चोफ्लोरेसिस। 1981 से पहले सबसे ज़्यादा जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफ्लोरेटिक टेक्निक इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रही थी वो थी कैपिलरी आइसोटिक्चोफ्लोरेसिस। मॉडर्न जो कैपिलरी है उसका डायमीटर बहुत छोटा है, लेकिन इसका डायमीटर भी बहुत हाई था, 250 टू 500 माइक्रोमीटर्स। इसमें ऑस्मोटिक फ़्लो के बेस के ऊपर हम लोग सेपरेशन नहीं करते। इसमें जो बफर सॉल्यूशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी हेट्रोजीनियस होते हैं। कैपिलरी को हम फिल करते हैं लीडिंग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा हो और जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम लीडिंग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और ये जो इसकी सेपरेशन होती है वो इस सैंपल के कंपोनेंट से ज़्यादा होती है। इसी तरीके से फिर हम उनको डिटरमाइन कर लेते हैं, फिर हम उस सैंपल को इंजेक्ट करवाते हैं। तो टर्मिनेटिंग इलेक्ट्रोलाइट जो होती है, जिसकी सैंपल में से जिसकी मोबिलिटी स्लो होती है, तो वो टर्मिनेटिंग इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनको कॉपीज़ यानी उनको अपने पास सेव कर लेती है। सेपरेशन जो होती है वो इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के दरमियान में मौजूद गैप्स होते हैं, उससे इनकी सेपरेशन होती है और वो सेपरेशन उस एनालेट की मोबिलिटी के पे हम करते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हर चार्ज पार्टिकल की अपनी ही मोबिलिटी होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।